नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक चौधरी हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल एसएससी के तूफान पर। आज हिंदी व्याकरण में आपकी जो क्लास है वो है वाक्य। ठीक है, वाक्य अंग्रेजी में क्या कहते हैं, उसको सेंटेंस कहा जाता है। इंग्लिश में भी इसका एक टॉपिक होता है। ठीक है, तो वाक्य होता क्या है, सबसे पहले बात करते हैं वाक्य की। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि वर्णमाला वर्ण वर्ण से क्या बनता है ना। जैसे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या थी, ध्वनि, वर्ण थी, है ना। तो ये क्या होते हैं, ये सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे कि कितने वर्ण होते हैं ना, स्वर और व्यंजन मिला के टोटल ए से लेकर ज्ञ तक। ठीक है, उसके बाद दो या दो से अधिक जब वर्ण मिल जाते हैं वो आपस में क्या बनता है, तो एक शब्द बनता है ना। और जब दो या दो से अधिक शब्द को क्रम में लगा दिया जाए तो सब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है वाक्य का निर्माण होता है। और फिर उसी प्रकार जब हम वाक्य को दो या दो से अधिक वाक्य हम लिख देते हैं तो उसे बनता है गद्यांश। ठीक है, गद्यांश के बाद क्या होता है, उसमें हम कहानी में चेंज कर सकते हैं उसको, या उपन्यास लिख सकते हैं उसको, है ना। तो सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, वर्ण से बाद में क्या होता है, वर्ण से बनता है शब्द और शब्दों से मिलकर बनता है वाक्य। लेकिन इसकी परिभाषा क्या होगी, तो परिभाषा इसकी नोट कर लीजिए, परिभाषा क्या होती है, किसको कहते हैं, वाक्य। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक क्रमवार समूह को वाक्य कहते हैं। इसकी एक और परिभाषा होती है, जिस प्रकार मनुष्य कोई अपने विचार और अपनी सोच किसी से आदान या प्रदान कर सकता है तो उसको भी हम वाक्य कहते हैं। लेकिन वो भाषा की इकाई सबसे उसके लिए बेस्ट रहती है कि भाषा की क्या परिभाषा होती है, जिससे कोई व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों के सामने पेश कर सकता है या उनसे हम ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार हम वाक्य की भी यही बात करते हैं कि इसकी मेन जो परिभाषा ये हो गई कि दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक, मतलब शब्द होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, सार्थक हो गए। मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, क्या उसमें बता दीजिए क्या वो सेंटेंस सही है या क्या वो वाक्य सही है। जैसे कि लिख दिया, सोहन ने पानी वानी पिया। क्या ये वाक्य सही है? इस परिभाषा की दृष्टि से ये तो सही नहीं है, क्योंकि सोहन एक कर्ता है, काम करने वाला। ठीक है, सोहन ने, ये कारक शब्द हो गया इसका, ने, है ना। पानी क्या होता है, जल होता है, मतलब सोहन एक किसी का नाम हो गया, पानी का भी अर्थ हो गया, पीना एक क्रिया हो गई, है ना। इनके सबके अर्थ निकल गए, लेकिन वाणी कोई शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से इसकी मेन परिभाषा सही से लिखना जरूरी, सही से याद करना जरूरी है कि दो या दो से अधिक, देखो कितने शब्द हो गए, दो से अधिक ही है ना। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक क्रमवार समूह को, अभी क्रमवार क्या है, क्रम में ही तो लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर हमने ऐसे लिख दिया, चलो वाणी को हमने कट कर दिया कि वाणी इसमें नहीं आना चाहिए, निरर्थक शब्द नहीं आना चाहिए, सार्थक ही शब्द आते हैं इसमें, है ना। तो पानी, सोहन ने पिया, अगर हम इस तरह से इसको वाक्य लिख देते हैं तो ये इसका सही क्रमवार नहीं होता। ठीक है, क्योंकि सबसे शुरू में जो आता है वो काम करने वाला आता है, सोहन आएगा सबसे पहले। सोहन एक कर्ता हो गया, जो काम किया उसने, क्या काम किया, पानी पिया उसने, तो वो हो गया उसका कर्म, और क्रिया क्या हो गई इसमें, पिया, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें कर्ता के बाद कर्म और कर्म के बाद क्रिया होती है। ठीक है, तो ये इसका सही क्रमवार होता है वाक्य का, सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। ठीक है, तो परिभाषा भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए बात करते हैं इसके बाद कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के दो अंग हैं। वाक्य के दो अंग हैं, किसके आधार पर, कर्ता और क्रिया। क्रिया जो चीज हुई है या हो रही है,
ठीक है। जैसे चलना, दौड़ना, फिरना, ये सब क्रिया में आते हैं। कर्ता किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी स्थान वगैरह इनका नाम होता है ना, ठीक है। जो काम जिसके द्वारा होता है वो कर्ता होता है ना। तो कर्ता और क्रिया के इन दोनों के आधार पर वाक्य के केवल दो ही अंग हैं। वो कौन कौन से हैं? उद्देश्य और विधेय। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। ये इसके दो मुख्य अंग हैं, ठीक है। लेकिन इनके बीच में भी अब हमने एक सेंटेंस लिख दे रहे हैं, उसमें आपको बताना है कौन सा उद्देश्य है, कौन सा विधेय है। चलिए हम सबसे पहले बता देते हैं कि उद्देश्य होता है क्या। सबसे पहले हम बता देते हैं उद्देश्य क्या होता है। जिसके बारे में कोई बात कही जाए, जिसके बारे में कोई बात कही जाए वो क्या होता है? वो उद्देश्य कहलाता है। जिसके बारे में कोई बात कही जाए वो उद्देश्य कहलाता है, ठीक है। तो उसको हम कर्ता भी कह सकते हैं, उसको हम कर्ता भी कह सकते हैं। कर्ता को ही उद्देश्य कहा जाता है। विधेय तो कर्ता के बारे में जो बात कही जा रही हो। विधेय क्या होता है? कर्ता के बाद का हिस्सा, जो बात कही जाए। आप उसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, जो बात कही जाए। जैसे एक एग्जाम्पल है, सोहन ने दूध पिया। सोहन ने दूध पिया, इसमें उद्देश्य क्या है और इसमें विधेय क्या है? सबसे पहली बात आपको जानना ये जरूरी है। तो कर्ता, उद्देश्य होता है कर्ता जिसके बारे में कोई बात कही जा रही है ना। तो सोहन तो हो गया उसमें उद्देश्य, और जो इसका बाकी हिस्सा हुआ इस वाक्य का वो क्या हो गया भाइयों? वो हो गया विधेय। अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा क्या उद्देश्य होता है और क्या कौन विधेय होता है, ठीक है। चलिए एक थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेते रहना इसका, ठीक है। उद्देश्य विधेय का क्वेश्चन परीक्षा में अधिकतर आता रहता है इसलिए। लेकिन हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, उसमें बताना है उद्देश्य और विधेय के बीच में कुछ एक्स्ट्रा चीज भी आ सकती है, इसके अतिरिक्त भी कुछ आ सकता है। जैसे कि ऊंचे, या ऊंची लिख लिया, ऊंची सोच वाले, ऊंची सोच वाला हर व्यक्ति सफल नहीं होता, सफल नहीं होता। तो इसमें उद्देश्य कौन है और विधेय कौन है, और जो उनके अलावा कुछ बच गया है कि वो उस वाक्य में है क्या चीज, ठीक है। तो आप हम इनके अंग के आधार पर बता देते हैं। तो जो उद्देश्य से यदि कोई पहले कोई चीज लिखी गई हो वाक्य में, उद्देश्य से पहले यदि कुछ लिखा गया है तो उसको हम क्या कहते हैं? उद्देश्य का विस्तार कहते हैं उसको, उद्देश्य का विस्तार। और जो उद्देश्य और विधेय के बीच में कोई एक्स्ट्रा चीज लिखी गई हो तो उसको हम विधेय का विस्तार कहते हैं, उसको हम विधेय का विस्तार कहते हैं। तो चलिए अब इस जो सेंटेंस हमने एग्जाम्पल के तौर पर दिया है तो उसमें सर्च करते हैं कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है, और विधेय का विस्तार क्या है, उद्देश्य का विस्तार क्या है। तो क्या बताया था कि उद्देश्य कौन होता है? वो होता है कर्ता, है ना, सब्जेक्ट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो सब्जेक्ट या कर्ता कौन है इसमें? ऊंची सोच वाला हर व्यक्ति सफल नहीं होता। किसके बारे में बात कही जा रही है? व्यक्ति के बारे में बात कही जा रही है ना। तो इसमें क्या आएगा? व्यक्ति इसमें हो गया उद्देश्य, व्यक्ति इसमें हो गया उद्देश्य। और क्रिया क्या है इसमें? जो विधेय होता है वो क्या, जो बात कही गई उसके, है ना, नहीं, सफल नहीं होता या नहीं होता, मतलब ये हो गई क्रिया, और ये क्या हो गया? विधेय हो गया, ठीक है। वैसे तो सफलता की जाएगा, सफल नहीं होता। अगर हम लिख दें कि अच्छी तरह से सफल नहीं होता तो तब अच्छा लगता है ना। तो हमने चलो लिख दिया यहाँ कि अच्छी तरह से सफल नहीं होता। तो विधेय में क्या हो गया? व्यक्ति के बारे में क्या बात कही गई है कि वो सफल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया विधेय। समझ में आया कि व्यक्ति क्या हुआ? उद्देश्य, और सफल नहीं होता वो क्या हो गया? विधेय। अब बात करते हैं उद्देश्य का विस्तार क्या है इस वाक्य में।
तो देख लीजिए, उद्देश्य से जो पहले जो भी बात लिखी गई है इसमें, ऊंची सोच वाला हर, यहां तक क्या हो गया, वो उद्देश्य का विस्तार हो गया। व्यक्ति क्या हो गया उसमें, उद्देश्य हो गया। सफल नहीं होता उसमें विधेयक हो गया। और अच्छी तरह से, अगर ये भी शब्द इसमें लगा है तो वो क्या हो गया, विधेयक का विस्तार हो गया। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा क्या उद्देश्य होते हैं, क्या विधेय होता है, विधेय का विस्तार क्या होता है और उद्देश्य का विस्तार क्या होता है। ये तो नॉर्मल सा सेंटेंस है। सोहन ने दूध पिया, राम स्कूल जाता है, बताइए इसमें राम स्कूल जाता है, तो इसमें उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। उद्देश्य है कर्ता, और जो बाकी चीज है इसमें नॉर्मल सा वाक्य है तो सीधा पूरा इसमें क्या होगा, ये होगा विधेय। इसके बारे में, राम के बारे में बात कही जा रही है कि स्कूल जाता है। ठीक है, उद्देश्य विधेय आपके समझ में आ गए होंगे। चलिए बात करते हैं वाक्य के कुछ अंगों के बारे में। ये तो होते हैं कर्ता और क्रिया के आधार पर, ठीक है, लेकिन मूल रूप से वाक्य के कितने भी अंग होते हैं, वो 6 होते हैं। ठीक है, वाक्य के मूल रूप से 6 अंग होते हैं, 6 अंग होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं ना, वाक्य के मूल रूप से 6 अंग होते हैं, उसको मैं नाम लिख रहा हूं कौन कौन से इसके अंग होते हैं। सबसे पहला होता है इसमें सार्थकता, सबसे पहला होता है इसमें सार्थकता। दूसरा अंग होता है इसका योग्यता। तीसरा आकांक्षा। चौथा होता है निकटता या दूरस्थता। पांचवा होता है इसमें पदक्रम, और छठा होता है इसमें अन्वय। तो ये वाक्य के जो है 6 अंग होते हैं। इन 6 अंगों के बारे में हम आपको बता दें ये होते क्या चीज है ना। तो वाक्य में ये चीज होना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज में से किसी में भी एक में भी मिस्टेक हुई तो समझ लीजिए वो वाक्य गलत है ना। तो बात करते हैं सबसे पहले सार्थकता। वाक्यों में सार्थकता होनी बहुत जरूरी है। मतलब प्रत्येक शब्द का अर्थ होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एक एग्जाम्पल दिया था कि सोहन ने पानी वानी पिया, है ना। तो बिना उसमें वो पानी वानी उसमें क्या है, निरर्थक शब्द है, उसका कोई अर्थ नहीं होता। बाकी उसमें जितने भी शब्द लिखे हुए थे, सोहन वो किसी का नाम है, पानी उसका अर्थ जल होता है, और पिया क्या होगी, इसमें क्रिया होगी जिसको हम पिया जाता है जैसे पानी के तौर पर, है ना। तो उन सब का अर्थ है, लेकिन वाणी का कोई अर्थ नहीं। तो ऐसा कोई भी शब्द वाक्य में ना आना चाहिए जिसका कोई अर्थ ना हो। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि सार्थकता क्या होती है वाक्य की। दूसरा चीज है योग्यता। इसमें योग्यता क्या होती है, देख लीजिए 2 सेंटेंस हम लिख रहे हैं कि सेब खाया जाता है। अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया, सेब खा जाता है, तो कौन सा वाक्य सही है? सेब खाया जाता सही है, सेब खा जाता नहीं है ना। तो ये गलत हो गया। और इसको कहते हैं इसकी योग्यता, मतलब उसकी क्रिया की एक योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि खा भी तो एक क्रिया हो गई, है ना, और एक खाया भी एक क्रिया हो गई। लेकिन कर्ता या कर्म के आधार पर कौन सी क्रिया लगनी उसमें जायज है, वो उसके अकॉर्डिंग उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सेब खाया जाता सही है, सेब खा जाता गलत है ना। तो इसलिए योग्यता भी वाक्य में होना बहुत जरूरी है। तीसरी बात करते हैं आकांक्षा। आकांक्षा क्या होती है? आकांक्षा मतलब एक जिज्ञासा समझ सकते हो तुम। आकांक्षा को एक जिज्ञासा समझ ले। कोई चीज हमने एक वाक्य लिख दिया, क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, ये लिख दिया। क्या ये वाक्य सही है? अभी तक वाक्य तो है, लेकिन ये पूरा वाक्य नहीं है अभी तक, क्योंकि इसमें ये नहीं दिया कि क्रिकेट खेल कौन रहे हैं। जब हम आपसे पूछेंगे कि हमने आपको कुछ बात बता दी कि क्रिकेट खेल रहे हैं वो, तो है ना, तो वो आप ये तो पूछोगे ना कौन खेल रहा है क्रिकेट, तो वो कौन मतलब आपके मन में क्या जिज्ञासा सी हुई,
और जिज्ञासा मतलब उसके आकांक्षा हुई आपके मन में पूछने की कि कौन खेल रहे हैं, तो हमने लिख दिया कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब ये वाक्य हो गया सही। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, वैसे तो इतना डीपली नहीं क्वेश्चन आता, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। तो ये आपको भी डाउट दूर हो गया होगा क्या निकटता है। और हाँ, परीक्षा में क्वेश्चन किस तरीके से आता है, इसमें ये आ सकता है कि एक वाक्य दे दिया कि क्रिकेट खेल रहे हैं, या इस तरह का कुछ भी लिख दिया, जैसे कि खाना खा रहे हैं, है ना, उसके इतना ही छोड़ दिया। उसमें पूछेंगे कि वाक्य के किस अंग की कमी है इसमें, तो किस अंग की कमी है। आप जब वाक्य पढ़ोगे कि वो खाना खा रहे हैं, तो उसमें आपके मन में एक जिज्ञासा होगी, हाँ जी, इसमें वो नहीं लिखा हुआ, मतलब कौन खाना खा रहे हैं ना, तो वो कौन शब्द जो है ना, वो क्या होता है, वो एक आकांक्षा होती है। तो इसमें उस वाक्य में क्या आकांक्षा की या जिज्ञासा की कमी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं चौथे अंग पर, निकटता या दूरस्थता क्या होती है। तो निकट और दूर आप जानते हैं कि एक चीज पास में है, दूर में है ना। तो उसी तरीके से जब वाक्य हम लिखते हैं ना, तो वाक्य में क्या होना चाहिए, लिखते समय प्रत्येक शब्दों को थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, है ना। जैसे कि निकट लिखे हैं, ज्यादा हम करीब में नहीं लिख सकते, जैसे कि राम खाना खाता है। मान लीजिए हमने इसको इसके करीब में लिख दिया, तो क्या वो लिखना सही है, वो गलत है ना। राम खाना खाता है, तो मतलब उन प्रत्येक शब्दों के बीच में उचित दूरी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो निकटता भी आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं पद का क्रम। वाक्य में पद का क्रम होना बहुत जरूरी है। पद का क्रम मतलब वाक्य में सबसे पहले क्या चीज लिखी जाती है। जैसे अंग्रेजी में हम लिखते हैं, तो अंग्रेजी में हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, फिर वर्ब लिखते हैं, और उसी प्रकार फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। परंतु हिंदी में क्या होता है, ठीक थोड़ा सा उल्टा होता है। कर्ता पहले लिखा जाता है, सब्जेक्ट पहले लिखा जाता है, फिर कर्ता ने कर्म को, है ना, इस तरीके से कर्ता ने कर्म को। तो कर्ता कोई कर्म करता है और क्रिया द्वारा करता है ना, तो कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया, ये होना अति आवश्यक है। इनका पद का क्रम होना जरूरी है। लास्ट इसका अंग है अन्वय। अन्वय क्या होता है, चलिए एक एग्जांपल देते हैं, उसके तौर पर समझते हैं इसमें क्या है अन्वय। बच्चा स्कूल जाते हैं। तो जो क्रिया होती है ना, वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग या वचन के आधार पर होनी चाहिए। ठीक है, अन्वय उसको कहते हैं कि क्रिया जो लिखी जाएगी वो एक वचन बहुवचन या स्त्रीलिंग पुल्लिंग के आधार पर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वचन या लिंग के आधार पर क्रिया होनी चाहिए। मतलब इस वाक्य में क्या होगा, बच्चा स्कूल जाते हैं नहीं लगेगा, बच्चा स्कूल जाता है लगेगा। ठीक है, क्योंकि वो एक वचन है, तो एक वचन ही होनी चाहिए क्रिया भी। तो समझ में आ गया होगा। वाक्य के मूल रूप से 6 अंग होते हैं। सार्थकता, वाक्य में सार्थकता होनी चाहिए, इस प्रत्येक शब्द का अर्थ होना चाहिए। योग्यता, उस चीज की योग्यता होनी चाहिए क्रिया को, ठीक है, उसके अनुसार ही लिखा जाना चाहिए। आकांक्षा, उसमें ठीक है, मतलब बच्चे जैसे मतलब कर्ता वगैरह का ज्ञान होना अति आवश्यक है। और निकटता दूरस्थता, शब्दों को लिखते समय उचित दूरी होनी चाहिए। पद क्रम, उनको सभी को कर्ता कर्म और क्रिया को एक क्रम में लगाना चाहिए। और अन्वय, वचन या लिंग के आधार पर क्रिया होनी चाहिए। ठीक है, तो वाक्य के मूल रूप से 6 अंग हो गए। अब बात करते हैं कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। ये आपकी मेन प्रश्न स्टार्ट होता है आपका, है ना। ठीक है, चलो लिखते हैं इसको। वाक्य के भेद, वाक्य के भेद या वाक्य के प्रकार। हिंदी में कुल कितनी तरह के वाक्य प्रयोग किए जाते हैं। चलिए, तो वाक्यों को उनको 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। वाक्य के जो भेद हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक अर्थ के आधार पर और दूसरा होता है रचना के आधार पर। तो सबसे पहले अर्थ के आधार पर कौन सा होता है, एक होता है विधान
वाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य। दूसरा होता है वी, निषेधवाचक या निषेधात्मक, निषेधवाचक वाक्य। तीसरा होता है प्रश्नवाचक, चौथा होता है विस्मयादि वाचक, पांचवा होता है आज्ञावाचक, छठा होता है इच्छावाचक, सातवां होगा संकेतवाचक, और एच लास्ट आठवां होता है संदेहवाचक, तो कितने हो गए? 8 हो गए। वाक्य के जो भेद हैं, वाक्य के जो टाइप्स हैं, वो 2 तरह से डिवाइड हैं। आपके अगर परीक्षा में एक प्रश्न आता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आप आंसर देना कि वो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? वो 8 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, उनको भी हम लिखवा देते हैं कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है ए नंबर, वो होता है सरल वाक्य। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा जो होता है वो होता है मिश्र वाक्य। अंग्रेजी में हम इनको कहते हैं सिंपल सेंटेंस, संयुक्त को कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरे को कहते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वाक्य के कुल कितने भेद हैं? 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। वो होते हैं 8 प्रकार के। कौन कौन से? विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक और आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक एंड लास्ट है संदेहवाचक। ठीक है, रचना के आधार पर भी वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो इनके बारे में आपको कुछ ज्यादा नहीं लिखवाना, ये तो बहुत जल्दी आसान से आपको याद होने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा जो डाउट होता है वो इन 2 में जाकर होता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले की विधानवाचक क्या होता है। तो इसको हम रफ करते हैं, एक प्रत्येक बाइस से करेंगे, उनके 3-3 एग्जाम्पल या 4-4 एग्जाम्पल आपको लिखवा देते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है अर्थ के आधार पर कितने? 8 प्रकार के, और सबसे पहले हो गया विधानवाचक वाक्य। वह वाक्य है जिसमें पूर्ण रूप से सत्यता पाई जाए या किसी चीज की जानकारी मिले। ठीक है, तो वे वाक्य क्या होते हैं? सत्य वाले वाक्य, सकारात्मक वाले वाक्य या जानकारी देने वाले वाक्य, वो क्या होते हैं? वो विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। जिस वाक्य में सत्यता दिखाई दे, सकारात्मक दिखाई दे या जानकारी दे रहा हो, तो उसका आंसर आपका देख क्या दोगे? विधानवाचक। चलिए हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है कि राम दशरथ के पुत्र थे। तो राम दशरथ के पुत्र थे, हाँ सही बात है। दूसरा सकारात्मक बात है, और इस वाक्य में क्या जानकारी भी मिल रही है कि राम दशरथ के पुत्र थे। इसमें जानकारी मिल रही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? विधानवाचक होगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, भारत एक देश है। तीसरा एग्जाम्पल इसका हो गया अशोक कलिंग के राजा थे। चौथा, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है।
तो ये कौन से वाक्य होगा? इनमें क्या देखने को मिला अभी तक? चारों वाक्य ऐसे हैं जिनमें कुछ ना कुछ जानकारी हमको मिल रही है या पूर्ण रूप से सत्य है, ठीक है। और ऐसे कुछ बिल्कुल सिंपल वाक्य भी विधानवाचक में होते हैं, जैसे कि राम ने अभी खाना खाया, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया? विधानवाचक हो गया। इसमें भी हमको जानकारी मिली कि राम ने अभी भी खाना खा लिया, ठीक है। तो विधानवाचक में आपको कुछ नहीं करना, सीधा सा सकारात्मक वाक्य देखना है या उसमें जानकारी देने को मिल रही है, तो क्या आंसर दोगे आप उसका? वो वाक्य जो होगा वो विधानवाचक होगा, ठीक है। चलिए दूसरे की बात करते हैं। दूसरा होता है निषेधात्मक। निषेधात्मक वाक्य, इसको अंग्रेजी में कहते हैं नेगेटिव। और नेगेटिव में क्या चीज लगती है? नो और नॉट और नेवर, ठीक है, ये बात आती है इसमें। तो हिंदी में हम क्या कहेंगे? जिसमें नहीं या कभी नहीं आ जाए, जिस वाक्य में नहीं या कभी नहीं आ जाए। दो एग्जाम्पल काफी हैं इसको समझाने के लिए, कि मैं कभी थकता नहीं हूं, मैं कभी थकता नहीं हूं। तो इस वाक्य में क्या देखने को मिला? नहीं देखने को, कभी नहीं देखने को मिला, ठीक है। मैं कभी थकता नहीं हूं या मैं कभी नहीं थकता हूं, ठीक है। दूसरा, रमेश ने आज क्रिकेट नहीं खेला, क्रिकेट नहीं खेला। तो ये भी नेगेटिव वाक्य हो गया और हिंदी में निषेधात्मक वाक्य हो गया। तीसरा वाक्य होता है प्रश्नवाचक। समझिए पहले प्रश्नवाचक क्या होता है? प्रश्नवाचक जिन वाक्य के एंड में प्रश्नवाचक चिन्ह देखने को मिले, ठीक है, जिन वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह देखने को मिले और बीच में वाक्य के या स्टार्टिंग में कब, कौन, क्यों, कैसे, मतलब ये शब्द कैसे हैं? ये प्रश्नवाचक शब्द हैं। जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, वो शब्द अगर वाक्य में देखने को मिले तो वो प्रश्नवाचक होगा। जैसे कि आप कैसे हो, आप कैसे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगेगा। दूसरा, तुम कहाँ गए थे, तुम कहाँ गए थे, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो तीन वाक्य आपको बिल्कुल सीधा समझ में आ गए होंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव एंड क्वेश्चन वाले, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे की। चौथा होता है विधानवाचक हो गया, निषेध हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, चौथा है विस्मयादि। विस्मयादि वाचक वाक्य। तो इसमें क्या होता है? जिन वाक्यों के मध्य में कोई विस्मय शब्द, विस्मय शब्द कौन कौन से होते हैं? आश्चर्य वाले, जैसे कि घृणा, हर्ष, उल्लास वाले शब्द आ जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? और उसमें एक चिन्ह जरूर लगता है विस्मयादिबोधक का, जैसे कि आहा, शाबाश, हे, अरे, छी, ठीक है। तो ये शब्द क्या है? या तो घृणा को बताते होंगे या हर्ष को या उल्लास को, है ना, विस्मय शब्द होते हैं। और इनके बीच में, इनके बाद में, इन शब्दों के बाद में क्या लगता है? वो विस्मयादि वाचक जो क्या लगता है? चिन्ह लगता है, ठीक है। तो इसका एक दो एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। शाबाश आपने बढ़िया खेला, शाबाश आपने बढ़िया खेला। तो जिस वाक्य में विस्मयादि बोधक चिन्ह का यूज किया गया है वो क्या आंसर देंगे आप उसका? विस्मयादि वाचक वाक्य कहलाएगा, ठीक है। अरे लड़के, अरे लड़के सुनो, इस तरीके से भी हे राम, हे राम।
तो ये तीनों जो वाक्य हैं ये किस तरह के हैं? विस्मयादि वाचक के हुए। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवे की। पांचवा नंबर जो आ जाता है वो है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक वाक्य वह वाक्य जिसके द्वारा हम किसी को आज्ञा दे सकते हैं या किसी व्यक्ति ने किसी को आज्ञा दी तो वह वाक्य आज्ञावाचक का कहलाएगा। जैसे कि इसके एग्जाम्पल हैं, पहला है इधर बैठो, है ना, इधर बैठो। दूसरा है कृपया शांत रहिए। तीसरा मेरे लिए पानी लेकर आओ, पानी लेकर आओ। इन तीनों वाक्य में आपको क्या देखने को मिल रहा है? इन तीनों वाक्यों देखने को मिल रहा होगा कि इसमें आज्ञा दी जा रही है। तो जिन वाक्यों में आज्ञा दी जा रही हो तो वो वाक्य क्या कहलाता है? वो आज्ञावाचक कहलाता है। ठीक है, छठा की बात करते हैं। छठा कौन सा है? वो है इच्छावाचक। इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में इच्छा, आकांक्षा, जिज्ञासा, ठीक है, जिन वाक्यों में इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद दिया जाए है ना, या इच्छा ली जाए है ना, तो वो क्या होते हैं? इच्छावाचक वाक्य। जैसे कि मेरी फल खाने की इच्छा है,